है कि यहाँ पे वकील भी है, यहाँ पे मुकदमा भी है, यहाँ पे कानून भी है और यहाँ पे जज भी है। अदालत से जुड़े अल्फाज में वकील जब बनते हैं तो आपको कोर्ट आता है और ये कोर्ट आपको कोर्ट से जुड़ा देता है, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। वैसे ही आपको सूट बनता है, आपको सूट पे रहना है। जो लिबास आपको जाहिर करता है एडवोकेट का, वही सूट लायर का होता है, वही सूट जज का होता है और यही सूट आपको फाइल करना होता है कि आपने क्या सूट को फाइल किया है, उसी पर आपको केस बनता है जो बात आपने मुकदमे की है। तो मुकदमा सूट होगा और ये बस पर आएगा और यहाँ पर मुकदमे के कमरे अदालत में जज भी होता है, वकील भी होता है। इन दोनों के दरमियान ओपन कोर्ट में आपको मुकदमा चलता है। और आजकल तो लाइव आ रहा है, हर चीज़ को आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट लाइव भी देख सकते हैं। यानी कि हर चीज़ को ओपन कर दिया गया ताकि कोई चीज़ पोशीदा ना रहे और हर चीज़ इंसाफ और हक़ के तहत कानून अपना पूरा काम करे। सर, इन तमाम में क्या इख्तियारात रहेंगे वकील के तहत, जो क्या स्किल्स डेवलप करना चाहिए? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। हम बहैसियत कैरियर काउंसिल के वर्ड कहते हैं, तमाम प्रोफेशन में हर एक की तनख्वाह होती कुछ चीज़ रहती है, लेकिन प्रोफेशन एडवोकेट ऐसा है यहाँ पर उसकी माहाना मुकर्रर नहीं है। अगर वो एक विज़िट करता है सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट तो सम टाइम अपनी एक विज़िट की फीस 10 लाख भी चार्ज करता है, कोई उसको पूछता नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो या क्रिमिनल कोर्ट हो, उसकी अपनी प्रैक्टिस, उसकी अपनी महारत, उसका अपना अंदाज उसकी फ़ीस को मुकर्रर करता है और वो एक खती रकम भी हासिल कर सकता है। हम देखते हैं कि कैरियर की फील्ड में बड़े बड़े वकील हैं जिनकी फ़ीस लाखों में भी है बेहिसाब, जो सिर्फ एक दो विजिट की होती है और सिर्फ फाइल करने की होती है, शूट करने की होती है। सम टाइम वो शुरू होती है सिर्फ एक लीगल नोटिस देने से। नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर और मेरे साथ मौजूद है माहिर तालीम एम ए हमीद। नाज़रीन, आज हम जानेंगे कि क़ानून, वकील, अदालत से जुड़े वो पेशे जिसमें हम अपने रोज़गार से भी जुड़ सकते हैं, बल्कि किसी की नुमाइंदगी करते हुए हक़ भी दिला सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे लॉ सेट के ताल्लुक से। लॉ सेट के तहत जो कोर्सेज़ आते हैं, कौन इसकी अहलियत रखता है, क्या इसकी काबिलियत होना चाहिए और किस तरह के कोर्सेज़ में दाखिला मिलता है, उसका रैंक क्या होगा, क्या इसकी तर्ज रहेगी और इसमें क्या हम कोशिश कर सकते हैं। तो सर, हम आज का हमारा मौजू है लॉ सेट के ताल्लुक से। तो ये बताइए कि लॉ सेट के तहत जो कोर्सेज़ आते हैं उसके अगराज़ व मक़ासिद क्या हैं? तेलंगाना स्टेट में लॉ कोर्सेस LLB 5 ईयर और LLB 3 ईयर के लिए जो रियासती सतह का कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट है वो लॉ सेट है। लॉ सेट लॉ कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट है। इसके ज़रिए इंटरमीडिएट के किसी भी ग्रुप के तलबा 5 ईयर LLB में एडमिशन के अहल हैं जी। और किसी भी मजमून के ग्रेजुएट उम्मीदवार BA किसी भी कॉम्बिनेशन के हों, BCom हो, BSc हो, BE हो, ये LLB 3 ईयर के एलिजिबल हैं। दोनों के लिए लॉ सेट है और लॉ सेट अलग अलग होता है, 5 ईयर का अलग और 3 ईयर का अलग। सर, ये बताइए 5 ईयर में और 3 ईयर में फ़र्क क्या है? और दूसरी जब आपने बताया कि इंटरमीडिएट हो या ग्रेजुएशन की बात हुई। हाँ, यहाँ पर लॉ करने के लिए अगर आप 12th के बाद इंटरमीडिएट 10+2 के बाद करते हैं तो LLB 5 ईयर का होता है। 5 साल के बाद आपकी लॉ की तालीम मुकम्मल होती है, B ईयर या LLB। और अगर आप डिग्री के बाद करते हैं तो 3 साल का हो जाता है जी। तो इंटरमीडिएट के बाद उसकी जो मियाद है वो 5 साल है और डिग्री के बाद LLB कोर्स की जो मियाद है वो 3 साल है। दोनों का इंटरेस्ट टेस्ट नाम एक ही है लेकिन अलग अलग होता है, कोर्स भी अलग है, ड्यूरेशन भी अलग है। सर, ये बताइए कि तरतीबवार क्या रहेगा, क्या इसका कॉन्सेप्ट रहेगा, कैसे हम पढ़ सकते हैं? जैसे कि आपने बात बताई है कि इंटरमीडिएट के बाद और डिग्री के बाद क्या फ़र्क महसूस होता है? हाँ, देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। चूँकि आम तौर पर तलबा इंटरमीडिएट में जो ग्रुप का इंतखाब करते हैं या कॉम्बिनेशन या ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं वो फ्यूचर को देखकर, जैसे अगर कोई MPC लेता है तो उसके आगे सिर्फ इंजीनियरिंग या मैथ्स स्ट्रीम होती है। कोई अगर BPC लेता है तो उसके आगे मेडिकल या मेडिसिन MBBS या मेडिकल जुड़े कोर्सेज होते हैं। CSE लेता है तो वो ये सोच के लेता है कि फाइनेंस सेक्टर में SC में जाएगा। लेकिन LLB ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें इंटरमीडिएट MPC हो, इंटरमीडिएट BPC हो, इंटरमीडिएट CEC हो, इंटरमीडिएट MEC हो या HEC हो, ये तमाम लोग उसके लिए अहल हैं जी। सर, एक बात यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि मेन स्ट्रीम एजुकेशन लाइन अलग होती है, यहाँ पे लॉ की बात आती है, तो यहाँ पे राइट्स भी मालूम होते हैं, लॉज भी मालूम होते हैं, तो क्या ये कंपेयर कर सकते हैं?
हाँ, एक तरफ तालिब इल्म अगर वो चाहता है कि लीगल सेक्टर में जाए, लॉ में जाए, प्रैक्टिस करे, लॉयर या एडवोकेट बनना ही ज़रूरी नहीं, वो बगैर प्रैक्टिस के किसी भी कंपनी में लीगल एडवाइज़र भी होता है जी लॉ से वाकिफ़ होने की वजह से। जो इंटरमीडिएट के ग्रुप के अलावा डिग्री के तलबा भी ये करते हैं, तो उनके लिए अपने सब्जेक्ट से जोड़ना ज़रूरी नहीं, बल्कि लॉ से इंटरेस्ट होना, लीगल सर्विसेज, लीगल एडवाइज़र, इस तरीके से ये पेशे को अपनाकर एक तरफ पेशेवर वकील बनते हैं, तो दूसरी तरफ किसी भी कंपनी, किसी भी इदारे, किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहैसियत लीगल एडवाइज़र के अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। यकीनन बड़ा अच्छा मौका है आपके लिए, अगर आप जो है लॉ में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, लीगल एडवाइज़र बनना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपके बहुत सारे रोज़गार भी मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ हैं जहाँ पे आपको जो है हायर किया जाता है। सर हम बात करें अब लॉ सेट के बारे में, तो ये बताइए काउंसलिंग का तरीका कार क्या है, क्या रैंक की बुनियाद पर होगा एडमिशन? LLB 5 ईयर के लिए लॉ सेट था, जिन्होंने लॉ सेट लिखा, रैंक लाया, उनके लिए काउंसलिंग है। और इंटरमीडिएट के अलावा डिग्री के उम्मीदवार BA हो, BCom हो, BSc हो, BB हो या BE हो, BTech हो या B Pharmacy, अगर वो लॉ सेट लिखेंगे तो वो 3 साल के लिए कोर्स होते हैं। तरीक़ेकार काउंसलिंग का ये है, कन्वीनर ने जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट किया, उसके रिज़ल्ट के बाद रैंक आए, रैंक के बाद काउंसलिंग का शेड्यूल आया, काउंसलिंग के शेड्यूल में आपको स्लॉट बुक करना, सर्टिफिकेट को वेरिफिकेशन करवाना, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करवाने के बाद कॉलेजेस को वेब ऑप्शन देना, चॉइस फिलिंग करना, फिर कॉलेज में सीट अलॉटमेंट होने के बाद कॉलेज से रुजू होना, रिपोर्ट करना और ज्वाइन होना। जी सर, इस दरमियान में अगर कुछ गलती हो जाती है, कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो रिकरेक्शन का मौका है? देखिए, यहाँ पर अगर कोई गलती होती है या काउंसलिंग मिस हो जाती है तो आपको 2 मरहले होते हैं। एक ही मरहले में कंप्लीट नहीं होता, फर्स्ट फेज छूट गया, आप सेकंड फेज कर सकते हैं, जी फाइनल फेज कर सकते हैं। अगर आपने लॉ सेट लिखा, रैंक लाया, काउंसलिंग मिस हो गई या कुछ सर्टिफिकेट नहीं थे, छूट गए, तो आपको दोबारा मौका होता है, बस दफ़ा पेंडिंग रखकर भी आपको और मौका दिया जाता है। सर ये तो बात आपने बताई, कन्वर्जन कोटे की बात बताई, ये बताइए कि मैनेजमेंट कोटे के तहत आने वालों को क्या फ़ीस रहेगी, क्या तरीक़ेकार रहेगा? हाँ, तमाम प्रोफेशनल कोर्स में अपनी रियासत तेलंगाना में एक तरफ इंट्रेंस एग्ज़ाम है, इंट्रेंस में काउंसलिंग है, काउंसलिंग में आपका रैंक देखते हैं, डिग्री देखते हैं, मार्क्स देखते हैं, उस बेस पर आपको गवर्नमेंट रीएम्बर्समेंट देते हुए इनकम सर्टिफिकेट पर आपको पूरी फीस फ्री कर देती है और मिलती है आपको फ्री सीट, जहाँ पर आप प्रोफेशनल की डिग्री मुफ्त हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने रैंक दूर लाया या आपको कॉलेज पसंद नहीं आया या आपने एग्ज़ाम नहीं लिखा, तो आपको दूसरा तरीक़ेकार एडमिशन का जो होता है वो मैनेजमेंट कोटा होता है। मैनेजमेंट की सीट में आपको फ़ीस देनी होती है। कोई कॉलेज वाले 3 साल की या 5 साल की फ़ीस एकदम लेते हैं, कोई कॉलेज वाला डोनेशन लेते हुए सालाना फ़ीस लेते हैं, और कहीं पर फ़ीस मुकर्रर होती है। तो दूसरी जो है, हर कॉलेज की मैनेजमेंट की फ़ीस अलग अलग है। मैनेजमेंट के लिए 5 ईयर के लिए सिर्फ इंटरमीडिएट में पास होना ज़रूरी है और 3 ईयर के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। सर एक बात आपने दौरान गुफ्तगू मालूमात के तहत आपने बताई कि डिग्री के मार्क्स और इंटरमीडिएट के मार्क्स काफ़ी अहमियत के हामिल होते हैं, तो ये बताइए कि कौन से मार्क्स से कौन से मार्क्स तक होना चाहिए, क्या उसका परसेंटेज होना चाहिए? मिनिमम 50% की बेस पर आपको एलिजिबिलिटी आती है। इंट्रेंस में रैंक के साथ देखते हैं कि इंटर में कितने % मार्क्स आपने लिए। वैसे ही LLB 3 ईयर के लिए भी डिग्री में आपका परसेंटेज क्या है। तो डिग्री के एग्ज़ाम को कहते हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और एडमिशन के एग्जामिनेशन को कहते हैं लास्ट सेट क्या सेट। तो ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम 12th का मार्क्स और डिग्री के मार्क्स ये बेस देखते हैं, और इसी बेस पर बगैर लास्ट सेट के, बगैर रैंक के मैनेजमेंट कोटे में भी आपको ज़रूरी है कि डिग्री में 50% हो या इंटरमीडिएट में 50% हो, तभी आप मैनेजमेंट में एडमिशन के अहल होते हैं। यकीनन सवाल की बुनियाद पर उन्होंने जवाब दिया है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आपके लिए क्राइटेरिया क्या है, मार्क्स क्या है, रैंक क्या है और कौन से कोर्स के लिए आप अहल हैं, किस तरह आप अप्रोच हो सकते हैं। लेकिन बुनियादी बात यहाँ एक सवाल बनती है कि जब हम अप्लाई करते हैं या वेब ऑप्शन पर जाते हैं तो कई सारे कॉलेज की लिस्ट हमारे सामने आती है, उसका हम सेलेक्ट करते हैं, जब इंतखाब होता है तो हमें नापसंद हो जाता है। तो सर ये जो मामला सामने आता है कि कॉलेज नापसंद होना क्या मकसद है या नतीजा है या फिर पहलूती है? देखिए, यहाँ पर कॉलेज को चॉइस फिलिंग का वर्ड यूज़ होता है नेशनल लेवल पर। स्टेट में कहते हैं एक्सरसाइज वेब ऑप्शन, यानी आप अपनी पसंदीदा कॉलेज को ही नाम डालें। एक कॉलेज आपको पसंद नहीं था या बाद में पसंद नहीं आया तो उसको चेंज कर सकते हैं
स्लाइडिंग कर सकते हैं कि सेकंड फेज में कॉलेज बदल सकते जी। हैं। अब कॉलेज को पसंद करना आपके रैंक पर डिपेंड करता है कि आपका रैंक दूर है, आपके पसंद के कॉलेज में नहीं मिला और आपको जो सीट मिली है वो कॉलेज को पसंद नहीं करते, आप नाम क्यों डालें? जी। यानी जो नाम आपको चॉइस फीलिंग करना है, जो पसंद है उसी के नाम डालिए। बार दफ़ा ऐसा होता है कि आप कॉलेज को देखते नहीं, सीट आ जाती है, जाने के बाद या तो वो दाखिले में जुड़ पाता है कि वहाँ कॉलेज की माहौल समझ में नहीं आता तो आपकी नापसंद हो जाती है, तो उसको आप सेकंड फेज में चेंज कर सकते हैं। सेकंड फेज में आप अपने पसंद का कॉलेज डाल सकते हैं, रैंक की बुनियाद पर सीट अलाट होगी, ना कि पसंद की बुनियाद पर। सर एक सवाल इससे जुड़ा हुआ है, जैसे कि हम पहली बार अगर फर्स्ट काउंसलिंग में या फर्स्ट फेज में जो है आप अप्लाई करते हैं, हमें कॉलेज अलाउड हो जाता है, लेकिन जब हम रिजेक्ट कर देते हैं तो दूसरे सेकंड फेजिंग में अगर सेकंड काउंसलिंग में हम अटेंड करते हैं, जब रिसीट नहीं आती तो हम क्या करें? देखिए, आपके सीट के अलाटमेंट का ताल्लुक रैंक पर डिपेंड करता है। जैसा कि आपने कहा कि पहली सीट मिल गई थी, दूसरी में सीट नहीं मिली, पहली बरकरार रहेगी। अगर पहली पसंद आई, दूसरी में मिल गई तो पहली सीट चला जाएगी। तो सेकंड में भी आप अपनी पसंद से देखें। और सीट का अलाटमेंट रैंक पर डिपेंड करता है। रैंक में क्या रैंक पर कहाँ पर सीट मिली है। 4000 में यह कॉलेज में सीट खत्म हुई, यहाँ का कट ऑफ 5 से 6000 था, आपका रैंक 7000 था। इस तरीके से कट ऑफ देखेंगे, किस रैंक पर किस कॉलेज में सीट जा रही है, वही आपको अलाटमेंट करेगी। फर्स्ट राउंड में देख लें, सेकंड राउंड में देखें, लास्ट में आपको फाइनल फेस होता है, स्पॉट एडमिशन होता है। जी, यकीनन ये सूरत हाल हर तालिब इल्म के अंदर पाई जाती है कि जब कभी आप वेब ऑप्शन पे जाते हैं, कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, बाद में जब विज़िट करते हैं तो वो पसंद नहीं आता। लेकिन इस तरह के मामला जब आते हैं तो मैनेजमेंट कोटा भी उनके लिए खुल जाता है, क्योंकि ऐसे वक्त जो इनकी सीट भी चली जाती है और साल ज़ाय होने से भी बचने के लिए मैनेजमेंट कोटा लेना पड़ता है। तो सर ये बताइए कि लॉ सेट के तहत आने वाले कोर्सेज़ में रोज़गार क्या है? हम बताया ना, पेशे वाराना कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स राष्ट्र रोज़गार से जुड़े होते हैं। LLB एक पेशे वाराना कोर्स है, शोबे वकालत से, लॉ करने से, लीगल करने से। एक अपने तौर पर इंडिपेंडेंटली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी सीनियर एडवोकेट के पास एज ए जूनियर एडवोकेट के, वहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी, बाद में फिर आप अपनी खुद ओन प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी तरफ बात आपने रोज़गार की है, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, जॉब मार्केट में देखेंगे हर जगह पर लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत होती है। अब बहैसियत प्रोफेशनल ग्रेजुएट लायर के कहीं पर भी एज ए लीगल एडवाइज़र, एज ए लीगल ऑफिसर आपको जॉब मिलेंगे। अच्छे मौके हैं, प्रोफेशनल कोर्स हैं, आपके पास नॉलेज है, परफेक्ट है, सिविल में हो, क्रिमिनल में हो, साइबर सिक्योरिटी में हो, या फिर एजुकेशन में हो, या कोई और शोबे में हो, एक चीज़ का परफेक्शन आपको उस चीज़ का माहर बनाएगा। उसी के बाद आप माहिर कानून बन जाएंगे। सर इस तमाम में एक बात मेरे सामने नज़र आती है कि यहाँ पे वकील भी है, यहाँ पे मुकदमा भी है, यहाँ पे क़ानून भी है और यहाँ पे जज भी है। देखिए, अदालत से जुड़े अल्फाज में वकील जब बनते हैं तो आपको कोर्ट आता है और ये कोर्ट आपको कोर्ट से जुड़ा देता है, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। वैसे ही आपको सूट बनता है, आपको सूट पे रहना है। जो लिबास आपको ज़ाहिर करता है एडवोकेट का, वही सूट लायर का होता है, वही सूट जज का होता है, और यही सूट आपको फाइल करना होता है कि आपने क्या सूट को फाइल किया है, उसी पर आपको केस बनता है जो बात आपने मुकदमे की है। तो मुकदमा सूट होगा और ये बस पर आएगा। और यहाँ पर मुकदमे के कमरे अदालत में जज भी होता है, वकील भी होता है, इन दोनों के दरमियान ओपन कोर्ट में आपको मुकदमा चलता है। और आजकल तो लाइव आ रहा है, हर चीज़ को आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट लाइव भी देख सकते हैं। यानी कि हर चीज़ को ओपन कर दिया गया ताकि कोई चीज़ पोशीदा ना रहे और हर चीज़ इंसाफ और हक़ के तहत, इंसाफ और हक़ के तहत कानून अपना पूरा काम करे। सर इन तमाम में क्या इख्तियारात रहेंगे वकील के तहत, जो क्या स्किल्स डेवलप करना चाहिए उसे? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। हम बहैसियत कैरियर काउंसलिंग के वर्ड कहते हैं, तमाम प्रोफेशन में हर एक की तनख्वाह होती है, कुछ चीज़ रहती है, लेकिन प्रोफेशन एडवोकेट ऐसा है यहाँ पर उसकी माहाना मुक़र्रर नहीं है। अगर वो एक विज़िट करता है सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट तो सम टाइम अपनी एक विज़िट की फ़ीस 10 लाख भी चार्ज करता है, कोई उसको पूछता नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो या क्रिमिनल कोर्ट हो, उसकी अपनी प्रैक्टिस, उसकी अपनी महारत, उसका अपना अंदाज़ उसकी फ़ीस को मुकर्रर करता है और वो एक खती रकम भी हासिल कर सकता है। हम देखते हैं कैरियर की फील्ड में बड़े बड़े वकील हैं जिनकी फ़ीस लाखों में भी है,
बेहिसाब जो सिर्फ एक दो विजिट की होती है जी। और सिर्फ फाइल करने की होती है, शूट करने की होती है, सम टाइम वो शुरू होती है सिर्फ एक लीगल नोटिस देने से। जी सर, इसमें क्या आप नहीं मानते कि क्या मुशाहिदा भी है, मुताला भी है? हाँ देखिए, सबसे पहले पैशन यानी इंसान का शौक़ हो, उस आप यानी उसको उस पेशे से इतनी रग़बत हो कि वो कोर्ट में जाने से पहले कोर्सेज़ की स्टडी करें, क़ानून की स्टडी करें। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और ये जमहूरियत बना तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन से वाकिफ़ हो, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, दस्तूर क्या कह रहा है, उसके बाद बनते हैं कानून। अदलिया को यहाँ पर एक अहम तरीन सुतून माना जाता है। हिंदुस्तान की जी। जमहूरियत में सबसे बड़ा जो सुतून है अदलिया है, अदलिया पे ही पूरे कानून टिके होते हैं। सर, इन तमाम बातों के अलावा हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि क्या आजकल की जो नौजवान नस्ल है क्या इस तरफ राग़िब हो रही है? हाँ, बहुत कम है। देखिए, अक्सर बच्चे कैरियर की बात करते गए तो मेजॉरिटी बच्चों की डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। जी हाँ। बहुत कम बच्चे होते हैं पेशे से वकालत बनेंगे, अच्छे लायर बनेंगे, अच्छे काउंसलर बनेंगे या अच्छे काउंसिल जनरल बनेंगे। इसीलिए अक्सर हेरिडिटी की बात होती है, डॉक्टर है तो उनके बच्चे डॉक्टर आते हैं, वकील है तो उनके बच्चे वकालत में आते हैं। तो इस पेशे को हम विरासत से जोड़ दिए हैं, हेरिडिटी से जोड़ दिए जी। हैं। यानी विरासत में वकील बाप अपने बच्चों को बनाता है कि वो इन PSS को मुंतकिल करें। तो पेशा जुड़ा हुआ विरासत से भी आ गया है। और नौजवान नस्ल की आपने जो बात की है, इस तरफ उनकी रग़बत कम है। अगर वो इससे इंसाफ करते हुए आएंगे तो कई लोगों का इंसाफ दिलाएंगे। अक्सर तरह ये पेशे को बहुत लोग इसको गलत समझते हैं कि झूठों के सहारा लेना या फिर मुजरिमों का साथ देना। आप इंसाफ की बात करते हुए जो मजलूम है, मजलूम का साथ दिला सकते हैं। जिनका हक़ तलफी हुई है, आप उनका हक़ दिला सकते हैं। तस्वीर के दोनों रुख है, एक तरफ सही है तो एक तरफ गलत है। आप सही काम करेंगे तो यकीनी तौर पर हक़ी काम होगी, तो यकीनी तौर पर मजलूम की मदद होगी, यकीनी तौर पर हक़दार को हक़ दिलाएंगे। सर, इस बारे में आप बताएं कि लड़कियां भी इससे जुड़ सकती हैं? बेशक। देखिए, ख़वातीन ज़िंदगी के हर शोबे में है। हिंदुस्तान में 33% वुमेन्स रिजर्वेशन है। आप देखेंगे जजेस भी है, चीफ जस्टिस भी है, जजेस भी है, एडवोकेट भी है, कई लीडिंग लायर वुमेन में भी है, चीफ जस्टिस भी बन चुके हैं, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी थे। हर जगह पर ख़वातीन शामिल हैं। लड़कियों के लिए 33% है। बास तो वुमेंस के लिए अलग लॉ कॉलेजेस भी हैं, वुमेंस यूनिवर्सिटी में भी लॉ है। तो मसावी आना मौक़े इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ में मर्दों के शाना बशाना चलते हुए और ख़वातीन भी ख़ासतौर पर लड़कियाँ आगे आ रही हैं। यकीनन इन तमाम सवालात की बुनियाद ये है कि अगर लॉ के तहत आप जो है कोई कोर्स करना चाहते हैं, LLB है या फिर लायर बनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए रोज़गार के दरवाजे खुले हैं। आप कोर्स के तहत जा सकते हैं और अच्छा वकील बनकर उन मुकदमों की नुमाइंदगी कर सकते हैं, हक़ भी दिला सकते हैं। तो सर, आखिर में आपके क्या मशवरे हैं ख़ास तौर पर हमारे स्टूडेंट्स के लिए? नौजवान नस्ल को कैरियर के मौक़े में सिर्फ वो महदूद ना रहें इंजीनियरिंग या मेडिकल के अलावा, वो पेशे वकालत से वाबस्ता हों, एक अच्छे माहिर क़ानून बने, क़ानूनदान बने। उनके लिए मौक़े हैं ख़ुद प्रैक्टिस करने के, उनके लिए मौक़े हैं बड़े बड़े कंपनी में लीगल एडवाइस करने के लिए, उनके लिए मौक़े हैं समाज को सुधारने के लिए। तो नौजवान नस्ल को ये मशवरा है कि वो इंटरमीडिएट के बाद 5 ईयर के लॉ में जाएँ। नेशनल लेवल पर क्लैट होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। नलासार जो यूनिवर्सिटी टॉप की इंडिया की, हैदराबाद की शामिरपेट में है, आप नलासार में क्लैट के ज़रिए एडमिशन ले सकते हैं। LLB में लॉ सेट के ज़रिए एडमिशन ले सकते हैं। डिग्री के बाद भी LLB कर सकते हैं। ऐसे कई मौक़े हैं। माइनॉरिटी कॉलेजेस भी हैं। हैदराबाद में शादा ग्रुप के तहत VRK का भी इस साल नया कॉलेज खुला है, VRK लॉ कॉलेज। उसमें बहुत सी सहूलतें रखी गई हैं। माइनॉरिटी कॉलेजेस की सहूलत ये है कि माइनॉरिटी के बच्चों को 100% सीट मिलती है। तो लिहाजा आप इन तमाम मौक़े से भी भरपूर इस्तेफ़ादा करें। आप जानते हैं कि आपकी रहनुमाई हमारा नज़्मुल आइन है। हम चाहते हैं कि आपकी सही रहनुमाई करें ताकि आपका मुस्तक़बिल संवरे। जब इंतखाब करते हैं किसी कोर्स का, आप या वेब ऑप्शन पे जाते हैं, तो कॉलेज को वही सेलेक्ट करें जहाँ पे आपको दुश्वारियाँ ना हो और आपको पसंद आए। ये पहली फ़ुर्सत में करें ताकि आइंदा मौका मिले या ना मिले, पहली फ़ुर्सत में जो करते हैं, जल्द आना जल्द पाना जो है उसको आप बुरोकार ला सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। फ़िलहाल इन्हीं सवालों और जवाबों के साथ फ़िलहाल मुझे मोहम्मद मुनीर को और माहिर तालीम को इजाज़त दें। देखते रहें सियासत प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस।